everyone, welcome to Free Study. So happy new year to all. एंड 2021 आ गया है, 2020 चला गया है. सो आई जस्ट विश कि 2021 आप सभी के लिए अच्छा रहे, आपको सक्सेस मिले, खुशी मिले एंड आपकी लाइफ में प्रॉस्पैरिटी आए, लाइफ प्रॉस्पेरस बने. एंड साथ में जो भी एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी कर रहे हैं वो एग्ज़ाम आपका क्लियर हो जाए. सो जितने भी रिजोल्यूशंस आप लें कि आप कितना पढ़ेंगे, कितनी मेहनत करेंगे, तो उसको पूरी कोशिश करिएगा कि कंप्लीट करने की. एंड रिजोल्यूशन लीजिए, उसको लिखिए, दीवार पर लगा दीजिए, पेस्ट कर दीजिए ताकि आपको याद आता रहे. एंड कुछ ऐसा रिजोल्यूशन बनाइएगा जो पॉसिबल भी हो करना. ठीक है, इतने बड़े बड़े रिजोल्यूशंस भी नहीं बनाने चाहिए. ऐसा रिजोल्यूशन बनाइए जो आप कंप्लीट भी कर पाए. एंड रिजोल्यूशन ज़रूरी नहीं है कि हम आज ही बनाएं, आप जनवरी के पूरे मंथ में रिजोल्यूशन बना सकते हैं. सो गो अहेड एंड अगेन अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल. आप भी चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर हैप्पी न्यू ईयर विश कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो इस वीडियो के अंदर हम पेज नंबर 80 टू 90 करेंगे. इनसाइट्स आईएएस पीडीएफ से मैंने ये नोट्स बनाए हैं. इफ़ यू वांट दिस नोट्स तो आप मेरी ईमेल आईडी पर ईमेल कर सकते हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी. तो पेज नंबर 80 टू 90 हम करेंगे. एंड ये कंप्लीट नोट्स हैं, फुल फ्लेज्ड है, नो नीड टू वरी कि आपको ओरिजिनल पीडीएफ से पढ़ना चाहिए. मेरे अकॉर्डिंग आपको यही नोट से पढ़ना चाहिए. ये वीडियोज़ आप सुनिए, कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है उसे देखिए एंड देन रिवाइज दीज नोट्स. दीज आर कंप्लीट एंड आपके जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. चलिए, इस्लामिक कॉपरेशन कंट्रीज़. तो इस्लामिक कॉपरेशन कंट्रीज़ लास्ट ईयर से ही न्यूज़ में है एंड हमने कई बार किया है, जिसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन भी कहते हैं. एंड अभी इंडिया को इस पर गुस्सा आया है. क्यों गुस्सा आया है? क्योंकि इनकी 47th काउंसिल हुई फॉरेन मिनिस्टर्स की एंड जिस पे ये मीन्स जम्मू एंड कश्मीर के बारे में कुछ कुछ बोलते हैं, क्योंकि आर्टिकल 370 हटा दिया था. तो ये है क्या? ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, 1969 में बनी थी. 57 मेंबर स्टेट्स हैं इसके अंदर. यूएन के बाद ये दूसरी ऐसी इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है. एक तरीके से इसको वॉइस कहा जाता है मुस्लिम वर्ल्ड का. एंड यूएन एंड ईयू के अंदर भी इनका जो है परमानेंट डेलीगेशन है. अगर आप इसके सेक्रेटेरिएट की बात करेंगे तो वो जेदा साउथ अफ्रीका के अंदर है. नाउ इनका जो इंटरडिपेंडेंस है हमारी कंट्री के साथ वो बहुत ज़रूरी है. एंड बट जिस तरीके के ये कमेंट्स करते हैं एंड रिजोल्यूशंस लेते हैं फॉर जम्मू एंड कश्मीर, तो ये कहीं ना कहीं हमारी कंट्री की जो इंटेग्रिटी है एंड उसके जो मीन्स दिस इज़ अगेंस्ट समथिंग, बिकॉज हमारी कंट्री सॉवरन है एंड हम जो भी डिसीजन लेना चाहें वो ले सकते हैं. ओके, चलिए. नाउ नेक्स्ट है वन हेल्थ ग्लोबल लीडर्स ग्रुप ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस. तो एंटी माइक्रोबल रेजिस्टेंस के लिए एक ग्लोबल लीडर्स ग्रुप बनाया गया है, जिसे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ ने लॉन्च किया एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने. तो 3 नेम्स हैं, ध्यान रखिएगा कि किस किस ने लॉन्च किया है. इसके अंदर कौन कौन होगा? 20 मेंबर स्टेट्स होंगे, जैसे कुछ मिनिस्टर्स वगैरह हो जाएंगे. इसको जो को चेयर करेंगे वो प्राइम मिनिस्टर करेंगे, बारबाडोस के, बांग्लादेश के. ठीक है, उनके नाम क्या है? मियां मेटली एंड शेख हसीना. एंड इसके अंदर हेड होंगे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के, OIE के, दैट इज़ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के. इसीलिए इसको किस लिए बनाया गया है? क्योंकि कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो एंटी माइक्रोबियल हों, जैसे माइक्रोब्स अटैक कर देते हैं तो उसके अगेंस्ट एंड उनका जो कॉन्सिक्वेंसेस, जो खतरनाक रिजल्ट आ सकते हैं, उसके साथ कैसे डील किया जाए. तो इसके लिए एक मींस ग्लोबल अटेंशन की ज़रूरत है. सभी लोगों को इसके बारे में सोचना होगा. तो इस ग्रुप का काम यही होगा कि देखें कि किस तरीके से जो पूरी कंट्री है वो रिस्पॉन्स कर रही है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के लिए. एंड पब्लिक मोमेंटम मेंटेन करने की ज़रूरत है, प्रॉपर रिपोर्ट्स बनानी होंगी एंड एक मल्टी स्टेक होल्डर एंगेजमेंट की ज़रूरत है, ताकि सभी कंट्रीज़ अगर साथ में आकर कुछ काम करेंगी तो हो सकता है कुछ अच्छा सॉल्यूशन फाइंड आउट किया जा सके. देन देखिए, मेगा ट्रेड ब्लॉक RCEP टेक्स ऑफ. हमने लास्ट ईयर ही रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप से विड्रॉ कर लिया था. तो अभी इनकी सेरेमनी हुई 37th आशियान समिट के अंदर. तो पहले इसके अंदर 16 नेशंस थे, लेकिन इंडिया ने बैकआउट कर दिया. तो 10 आशियान नेशंस हैं एंड 5 आपके अदर नेशंस हैं. ये नाम ध्यान रखिएगा आपको.
एशियन कंट्रीज़ के आपको ईस्ट साइड में मिलेंगे, जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, चाइना, जापान। तो ये ऐसे 15 नेशंस हैं जहाँ पे 30% ग्लोबल जीडीपी है। एंड हो सकता है भविष्य में ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो बड़ा निकल कर उभरे एंड एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर जो कॉमर्स है उसको बढ़ोतरी दे सकता है। एम क्या थे इसके कि जो टैरिफ्स हैं एक दूसरे के ऊपर, जो रेट्स टैक्सेस लगाए जाते हैं वो कम किए जाए, कॉस्ट एंड टाइम कम किया जाए। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को भी ये कवर करते हैं, लेकिन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड लेबर राइट्स को ये कवर नहीं करते। नाउ ये मैटर क्यों करता है? देखिए, अगर इंडिया इससे बाहर निकल गया है तो यहाँ पर यूएस भी नहीं है, तो चाइना जो है हो सकता है उसका जो मीन्स इस रीजन के अंदर जो जियो पॉलिटिकल एम्बिशन है वो बढ़ जाए। एंड इंडिया ने क्यों विड्रॉ किया? इंडिया ने इसीलिए विड्रॉ किया क्योंकि यहाँ की जो मार्केट है उसके अंदर बाकी कंट्री के लोग भी आएंगे, चाइना के जो चीप गुड्स है वो आ जाएंगे, टेक्सटाइल्स डेयरी जो प्रोडक्ट्स हैं न्यूजीलैंड से वो आ जाएंगे। तो इसलिए खतरा था। एंड ऑलरेडी हम चाइना के साथ बहुत मतलब हम नेगेटिव में चल रहे हैं, हमारा इनके साथ अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड है। तो इसीलिए इंडिया ने इससे बैकआउट कर लिया। अब हम GS3 इकोनॉमिक्स के कुछ टॉपिक्स करेंगे। सबसे पहले नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एंड दैट इज़ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। तो ये क्या होती हैं? तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नाम से ही पता चल रहा है। तो NBFCs MFIs का जो शेयर है वो कम हो गया है। एंड क्यों कम हो गया है? क्योंकि काफ़ी सारी जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं वो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के अंदर क्या हो गई हैं? कन्वर्ट हो गई हैं। तो ये क्या होते हैं? ये NBFC क्या होते हैं? एक नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFC मीन्स ये डिपॉजिट्स नहीं लेते एंड इनके पास कम से कम इनका खुद का फंड 5 करोड़ होना चाहिए। अगर ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में है तो 2 करोड़, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न साइड इज़ नॉट सो डेवलप्ड, तो वहाँ के लिए कम क्राइटेरिया रखा गया है। एंड इनके 85% जो एसेट्स हैं वो क्वालिफाइंग एसेट्स होने चाहिए। अब क्वालिफाइंग एसेट्स का क्या मतलब होता है? तो देखिए, एक होते हैं नेट एसेट्स। नेट मीन्स, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं हमारी ग्रॉस सैलरी फॉर एग्जांपल किसी की 35,000 है, उसमें से टैक्स वगैरह कुछ पे किया तो मान लीजिए 3,000 कट गए, तो नेट कितना बचा? 30,500। सो नेट मीन्स जब आप कुछ डिडक्ट करते हैं, तो जब आप टोटल एसेट्स में से जिसके जितने भी आपके पास एसेट्स हैं उसमें से अगर आप अपना कैश का पैसा, बैंक में जो पैसा रखा हुआ है या ऐसे पैसे जो 1 साल में कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं, तो उनको जब आप माइनस कर देते हैं तो आपको नेट एसेट्स मिलते हैं। क्वालिफाइंग एसेट्स कौन से होते हैं? वो एसेट्स जो कुछ टाइम के अंदर यूज हो सकते हैं या फिर उनको सेल किया जा सकता है। तो 85% एसेट्स ऐसे होने चाहिए जो 1 साल के अंदर आप किस में कन्वर्ट कर पाएँ? कैश में कन्वर्ट कर पाएँ या फिर उसको यूज़ कर पाएँ। जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं ये 2 टाइप्स की हैं। बेस्ड मतलब 2 टाइप्स पे इनका डिवीजन किया गया है, एक लाइबिलिटीज़ के बेसिस पर एंड एक एक्टिविटीज़ के बेसिस पर। लाइबिलिटीज़ के बेसिस पर कुछ ऐसी NBFCs होती हैं जो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर लेती हैं एंड कुछ ऐसी होती हैं जो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं करती। जो डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती वो कुछ सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट होती हैं एंड कुछ होल्डिंग कंपनीज होती हैं। एक्टिविटीज़ के बेसिस पे कुछ ऐसे मीन्स NBFCs हैं जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस करती हैं, कुछ मॉर्टगेज की गारंटी देती हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए हेल्प करती हैं, ठीक है, कुछ माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हैं, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए डेप्ट फंड देती हैं, कुछ कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी हैं, कुछ नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी है। तो इस टॉपिक को ध्यान रखिएगा। अभी ये नेक्स्ट में भी, अभी हम इसी वीडियो के अंदर एक टॉपिक में और करेंगे नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी, तो वहाँ पर मैं लिखूंगी कि ये हमने अर्लियर कर लिया है। सो कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड। देन देखिए, हरियाणा ने 75% प्राइवेट जॉब्स जो हैं वो रिज़र्व कर दी हैं। तो हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स बिल 2020 पास हुआ, जिसके अंदर ये कहा गया कि 75% जो जॉब हैं वो आपको लोकल्स को देनी होंगी। इसके अंदर कौन कौन से सेक्टर्स हैं? ऑलमोस्ट सभी हैं जहाँ पर 10 या 10 से ज़्यादा लोग काम करते हों। एंड नॉट इंक्लूड इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या कोई ऑर्गेनाइजेशन जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ओन करती हो वो इसके अंदर नहीं आती। एंड जो भी पोस्ट हैं जहाँ पे ग्रॉस मंथली जो सैलरी है या जो वेजेस है वो 50,000 से ज़्यादा की ना हो, तो वो भी इसके अंदर क्या होंगी? मीन्स गवर्नमेंट उनको नोटिफाई करेगा टाइम टू टाइम कि ये कवर करनी है या फिर नहीं करनी। एम्प्लॉयर एग्जाम्शन भी ले सकता है। अगर मान लीजिए कुछ कोई कंपनी ऐसी है जहाँ पे कुछ पर्टिकुलर स्किल्स चाहिए, कोई पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन चाहिए, तो वो वहाँ पे एग्जाम्शन भी ले सकता है कि मैं ये जॉब इस लोकल को नहीं देना चाहता।
एम्प्लॉयर ने अगर इन प्रोविजंस को फॉलो नहीं किया तो उसके ऊपर फाइन भी लग सकता है 5 लाख रुपए। तो इस तरीके के कानून जो है वो हरियाणा के अंदर आया है कि वहीं के लोगों को बस जॉब देंगे। कितने परसेंट? 75%। ठीक है, ध्यान रखिएगा 75% है। नाउ इससे कंसर्न्स क्या है? आर्टिकल नंबर 16 टोटली वायलेट होता है। एंड आर्टिकल नंबर 16 के अकॉर्डिंग हरियाणा गवर्नमेंट ने ये कहा कि आर्टिकल नंबर 16 जो है वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात करता है, प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं करता। ठीक है, दूसरी स्टेट्स भी ऐसा ही कर सकती हैं। देन पहले भी एक आंध्र प्रदेश का डिसीजन आया था कि 75% जो जॉब है वो रिजर्व करके रखेंगे लोकल कैंडिडेट्स के लिए। तो उसके बाद हाई कोर्ट के अंदर ये केस चला गया था। एंड अब ऑब्जर्व किया जा रहा है कि हो सकता है वो असंवैधानिक घोषित हो जाए। देन देखिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक पीएलआई स्कीम ये इसीलिए लाई गए हैं ताकि जो हमारी कंट्री के जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको एक तरीके से इंसेंटिव दिया जाए। एंड अगेन वी आर कवरिंग दिस न्यूज़ सिंस 3 and 4 months कि अगर आप ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो फिर आपको इंसेंटिव मिलेगा। ये 10 सेक्टर्स के लिए अप्लाई होगा। एंड इसके लिए अराउंड 1.46 लाख करोड़ रुपीज़ का एस्टिमेशन लगाया गया है अगले 5 साल में। ये 10 सेक्टर्स ध्यान रखिएगा, जैसे कोई फूड प्रोसेसिंग के अंदर अच्छी प्रोडक्शन करता है, टेलीकॉम में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, टेक्सटाइल्स में, स्पेशलिटी स्टील के अंदर, सोलर फोटोवोल्टेइक मॉड्यूल्स के अंदर, एंड जो वाइट गुड्स हो गए जैसे कि एसीज एंड एलईडीज। तो अभी ध्यान रखिए, अभी जो एग्जिस्टिंग पीएलआई स्कीम है जैसे मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के लिए 40,951 करोड़ रुपए हैं। एंड कुछ क्रिटिकल की स्टार्टिंग मटेरियल्स होते हैं या एपीआईज हो गए, तो इनके लिए एपीआईज अभी हम पढ़ेंगे भी, तो 6964 रुपीज़ है। एंड मेडिकल डिवाइसेस के लिए 3420 है। तो ये पूरा लर्निंग है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। तो पीएलआई स्कीम इसीलिए है ताकि हमारी जो कंट्री है इंडिया जो है वो एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन सके। एंड जो यहाँ पर मोबाइल फ़ोन्स बनाते हैं, फार्मा प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ये हमने किया था जैसे 15,000 रुपये से ज़्यादा के जो मोबाइल फ़ोन बनाते हैं। तो ये नेशनल पॉलिसी भी आई थी इलेक्ट्रॉनिक्स की 1 अप्रैल को। देन यहाँ पे फाइनेंशियल इंसेंटिव देने की कोशिश की जाती है मैन्युफैक्चरर्स को ताकि वो डोमेस्टिक प्रोडक्शन करें एंड ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ सके इलेक्ट्रॉनिक्स वैल्यू चेन के अंदर। एम यही है कि हमारी कंट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग अच्छी हो, ज़्यादा प्रोडक्शन हो, ग्लोबल सप्लाई चेन के अंदर हम बढ़ावा दे सकें, इन्वेस्टमेंट आए मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, एंड कॉम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड हम बना सकें जिससे हमारे एक्सपोर्ट्स भी बढ़ें। देन देखिए आरबीआईज डेप्ट रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम। तो आरबीआई ने अपना जो डेप्ट है, जो उधार है, उसको रीस्ट्रक्चर करने की स्कीम बनाई है। तो ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि रेटिंग एजेंसी क्राइसिल एक रेटिंग एजेंसी है, उन्होंने कहा कि हमारी कंट्री के अंदर जो 99% कंपनीज हैं एंड रेट उन्होंने किया कि वो वन टाइम डेप्ट रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम को ऑप्ट नहीं करती हैं, इट वर अनलाइकली। तो ये जो फाइंडिंग्स थी वो उन्होंने की 3523 जो नॉन माइक्रो स्मॉल या जो मीडियम एंटरप्राइजेज हैं उनको पढ़ा। एंड इसके अलावा भी दिस इज़ डिस्पाइट कि जो 2/3 जो रेटिंग्स हैं वो बोला गया है कि 2/3 जो है वो रिस्ट्रक्चरिंग कर सकती हैं अकॉर्डिंग टू HV कमत कमेटी, लेकिन नहीं करती हैं। तो रिस्ट्रक्चरिंग नहीं करते डेप्ट का। तो इसके लिए ज़रूरत है किस चीज़ की? तो कमेटी ने ये रिकमेंडेशंस दी थी कि बैंक जो है वो अपने अकाउंट्स को क्लासीफाई करे, एक तो कि कौन से उनके बैंक्स जो हैं अकाउंट्स जो हैं वो माइल्ड हैं, मॉडरेट हैं, सेवरे हैं। एंड 5 फाइनेंशियल पैरामीटर्स भी दिए थे। पहला दिया था कि टोटल आउटसाइड लाइबिलिटीज़ कितनी है डिवाइडेड बाय एडजस्टेड टेंजिबल ग्रोथ, तो ये आपको लर्न करने होंगे। टोटल डेप्ट कितना है डिवाइडेड बाय अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्ट एंड अमोर्टाइजेशन। ठीक है, ये डिवाइड करना होगा आपको। डेप्ट सर्विस कवरेज रेशो कितनी है, करंट रेशो कितनी है, एवरेज डेप्ट सर्विस कवरेज रेशो कितनी है, इस बेसिस पर एंड जो आपको बैंक्स जो हैं वो क्लासीफाई करने होंगे। फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि किस तरीके से डेप्ट को रीस्ट्रक्चर किया जाए। ठीक है, तो ये क्राइसिल ने सजेस्ट किया था एंड HV कमत कमेटी का नाम ध्यान रखिएगा। देन देखिए 26 सेक्टर्स इन्होंने बताए थे, दैट इज़ एविएशन, हॉस्पिटैलिटी, पावर, रियल एस्टेट एंड टूरिज्म। नाउ ये रिकमेंडेशंस जो हैं कहाँ पे एप्लीकेबल हैं? अगर मान लीजिए लोन हो 1500 करोड़ रुपए का ज़्यादा का, या कोविड की वजह से अगर कोई अफेक्टेड हुआ हो, एंड सिर्फ वही जिनके जो अरियर्स हैं वो 1 मार्च 2020 को मीन्स हों, अवेलेबल हों। ये मेजर्स इसीलिए ज़रूरी हैं क्योंकि अगर आप देखेंगे कि काफ़ी सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जो कोविड-19 से पहले भी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे एंड अब भी फेस कर रहे हैं। तो देखिए कोविड से पहले 22
22.20 लाख करोड़ का स्ट्रेस था। अब उसके बाद 15.52 लाख करोड़ का, 37.72 लाख यानी कि 72% अभी भी स्ट्रेस में है। 37% जो हैं वो बैंक क्रेडिट पर है। एंड जो कंपनीज हैं जैसे कि रिटेल ट्रेड, होलसेल ट्रेड, रोड, टेक्सटाइल, ये अभी स्ट्रेस फेस कर रही हैं। कोविड से पहले नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, पावर, स्टील, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, ये सब प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे। ठीक है, ये टोटली आपका आंसर राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से है, सो प्लीज़ आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। देन देखिए प्राइवेट सेक्टर बैंक रिफॉर्म्स, तो एक आरबीआई ने इंटरनल वर्किंग ग्रुप बनाया है कि जो कंट्री के अंदर जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं उनको भी स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा चेंज करना चाहिए। इसके हेड बनाई डॉक्टर प्रसन्न कुमार मोहंती को, जो कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई के डायरेक्टर भी हैं। कहा गया कि देखिए कि किसको बैंकिंग लाइसेंस दें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर चेंजेस लाएं या ना लेकर आए, किस तरीके से कॉरपोरेट स्ट्रक्चर को चेंज करना चाहिए, बैंक के अंदर जो लॉन्ग टर्म शेयर होल्डिंग्स होती हैं उन नॉर्म्स को भी रिव्यू किया जाए। तो अब इन्होंने रिकमेंडेशंस क्या दी, ये नाम ध्यान रखिएगा कौन सी कमेटी है। ये है आपकी इंटरनल वर्किंग कमेटी, जिसके हेड कौन है, डॉक्टर प्रसन्न कुमार मोहंती। इंटरनल वर्किंग ग्रुप है, ध्यान रखिएगा। इन्होंने रिकमेंडेशंस क्या दी कि जो प्रोमोटर्स का जो स्टेक है वो 15% से बढ़ाकर 26% कर दो। ठीक है, प्रोमोटर बेसिकली वही होता है जो कंपनी को खुद चलाता है। ठीक है, एक तरीके से तो अगर उसका स्टेक ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा इन्वॉल्व भी होगा अपने बैंक को लेकर। जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं, बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं, उन्हें अलाउ करो कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 को अमेंड करके कि ये भी प्रोमोटर्स बन सके। जो सुपरवाइजरी मैकेनिज्म है वो चेंज करना होगा। जो अच्छे से नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज चल रही हैं वो भी चाहे तो बैंक्स के अंदर कन्वर्ट हो सकती हैं अगर उनके 10 ईयर ऑफ ऑपरेशंस कंप्लीट हो चुके हैं। 15% जो है वोटिंग पेड शेयर कैपिटल वो नॉन प्रोमोटर शेयर होल्डिंग को जानी चाहिए। एंड अगर पेमेंट बैंक जो है वो सेल्फ मींस स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर कन्वर्ट होना चाहता है तो 3 करोड़ का उनका ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान रख लीजिए। मान लीजिए 3 वर्ड्स हैं तो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स तो 3 साल। ठीक है, ऐसे ध्यान रख सकते हैं आप। मैक्सिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो भी कम कर दी है। अगर यूनिवर्सल बैंक है तो 500 करोड़ से बढ़ा दी है, 1000 करोड़ कर दीजिए। एंड अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं तो 200 करोड़ से बढ़ाकर 300 करोड़ कर दीजिए। देन देखिए करंट अकाउंट सरप्लस लाइकली, तो ऐसा इंडिया सोच रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर हो सकता है हमारा जो करंट अकाउंट है वो सरप्लस में हो जाए, यानी कि हम लोगों को कमाई ज़्यादा हो एंड हमारे खर्चे कम हो। नाउ ये क्राइसिस जो है वो पूरा वर्ल्ड फेस कर रहा है, खास करके ड्यूरिंग द टेपर टेंट्रम। नाउ व्हाट इज़ दिस टेपर टेंट्रम? टेपर टेंट्रम जो है वो 2013 का एक रिस्पॉन्स था। एंड जिस तरीके से यूएस ट्रेजरी यील्ड्स जो थे वो बढ़े थे एंड इन्वेस्टर्स ने ये रियलाइज़ करा था कि जो जिस तरीके से जैसे मान लीजिए लोन देने के अंदर जो बहुत ज़्यादा ईजीनेस लाई जाती है एंड इजीली सबको लोन दे दिए जाते हैं, तो उस पर थोड़ा ब्रेक लगाना पड़ेगा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गई थी एंड सभी कंट्रीज़ को फेस करना पड़ा था। तो करंट अकाउंट वो अकाउंट होता है जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर ट्रेड करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स के अंदर, ट्रांसफ़र पेमेंट्स के अंदर कैपिटल पेमेंट्स नहीं होती हैं, ध्यान रखिएगा। एंड अगर कोई डेफिसिट होता है तो वो इसीलिए होता है कि हमने ज़्यादा इंपोर्ट कर लिया एंड एक्सपोर्ट कम करे। क्या हमेशा ही सरप्लस होना है, हमेशा एक्सपोर्ट्स कम ज़्यादा होना और इंपोर्ट्स कम होना, क्या ये हमेशा के लिए अच्छा होता है? तो ये हमेशा के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि अगर हम ज़्यादा एक्सपोर्ट्स करेंगे तो और कम इंपोर्ट करेंगे तो इससे हो सकता है हमारे पास हाइयर इनफ्लो हो एंड हमारे पास रिजर्व्स बढ़ जाए। लेकिन जो अभी सिचुएशन है वो यही है कि हमें अपने पॉलिसी मेजर्स के अंदर क्या करना होगा, थोड़े बदलाव लेकर आने होंगे। तो करंट अकाउंट सरप्लस डेफिसिट हमने कर लिया है। देन देखिए व्हाट आर नेगेटिव यील्ड बॉन्ड्स। नेगेटिव यील्ड बॉन्ड्स क्या होते हैं? देखिए मान लीजिए आपने कोई बॉन्ड लिया तो आप सोचते हैं कि अगर आज हम 100 रुपये में ले रहे हैं तो हमें भविष्य में थोड़े पैसे ज़्यादा मिले, लेकिन अगर आपको कम पैसे मिलेंगे देन दैट इज़ नेगेटिव यील्ड बॉन्ड्स। तो लास्ट वीक चाइना ने अपने जो नेगेटिव यील्ड बॉन्ड्स है इनको बेच दिया एंड 5 साल के जो बॉन्ड थे उनका जो प्राइस था वो -0.152% पे पाया गया। मीन्स उनका जो यील्ड था, यील्ड मीन्स कि जो उस पर कमाई होने वाली थी, 10 ईयर पे पॉजिटिव यील्ड 0.318% पाया गया, जबकि 15 साल की जो सिक्योरिटीज़ थी उस पर 0.664। तो बॉन्ड्स क्या होते हैं?
ये वो डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जहाँ पे जो इन्वेस्टर है उसको एक पैसा जो होता है वो पे करना मिलता है मैच्योरिटी टाइम पे। जैसे मान लीजिए आपने आज किसी से बॉन्ड ले लिया, ठीक है, एक तरीके से टोकन टाइप होते हैं। तो मान लीजिए आपने आज किसी से एक टोकन ले लिया 10 रुपये का। अब आप इस टोकन को यूज़ करके मान लीजिए कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं। एंड जब आपको मीन्स वो जब आप वो चीज़ खरीदेंगे तो दैट इज़ योर मेच्योरिटी पीरियड, तो दैट इज़ द मेच्योरिटी अमाउंट। तो अगर मान लीजिए आपने 10 रुपये का लिया था लेकिन आज बस आपको 9 रुपये मिले, तो दैट इज़ नेगेटिव। तो ऐसे डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स जो आपको इन्वेस्टर को जो मेच्योरिटी अमाउंट मिले वो कम मिले देन द परचेज प्राइस। मतलब आपने 10 में खरीदा था लेकिन आपको जो अमाउंट बाद में मिल रही है वो कम मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको घाटा हो जाता है। तो ये स्ट्रेस के टाइम पे, अनसर्टेनिटी के टाइम पे मिलता है। थोड़ा रिलेशनशिप देख लेते हैं बॉन्ड प्राइस एंड यील्ड के बीच में। देखिए, अगर किसी भी चीज़ की कीमत बढ़ेगी, अगर प्राइस बढ़ेगा तो उसका इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एंड अगर इन्वेस्टर्स को लगेगा कि भविष्य के अंदर जो रेट्स हैं वो बढ़ने वाले हैं, तो वो क्या करेंगे कि जब रेट्स बढ़ने वाले होंगे, इट मीन्स वो अपने बॉन्ड्स क्या करने शुरू कर देंगे, सेल करने शुरू कर देंगे। एंड फिर हाइयर रेट के बॉन्ड्स खरीदेंगे ताकि उनको ज़्यादा इंटरेस्ट मिले। तो कम रेट वाले सेल कर देंगे एंड हाइयर यील्ड वाले खरीद लेंगे, ठीक है। एंड वाइस वर्सा हो जाएगा। तो कोविड-19 के टाइम पे बहुत लिक्विडिटी जो थी, सेंट्रल बैंक्स ने बहुत पैसा जो है वो जैसे लोन की तरह भी बांटा एंड रिस्क पोर्टफोलियोज को हैज करने की कोशिश की, तो जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। देन देखिए, फिस्कल डेफिसिट रीचेज 120% ऑफ एनुअल बजट। तो इस बार जो कंट्री का फिस्कल डेफिसिट है वो 9.53 लाख करोड़ हो गया। एंड ये बहुत कम हुआ, मीन्स बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब बहुत गंदा रिवेन्यू हमने रियलाइज़ किया। लॉकडाउन की वजह से काफ़ी सारी जो सेक्टर्स हैं वो इम्पैक्ट हुए। फिस्कल डेफिसिट मतलब, देखिए अगर मैं आपको आसान भाषा के अंदर समझाऊं, फिस्कल डेफिसिट मतलब होता है, मान लीजिए आपकी कमाई हुई, आपने हर महीने में कमाए 30 रुपीज़, ठीक है, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लीजिए जो भी आप चाहें। तो मान लीजिए आपने 30 रुपीज़ कमाए, कहीं और से आपके मान लीजिए बैंक में पैसे वगैरह पड़े हुए हैं, वहाँ से आपको 10 रुपये आ गए, ठीक है, लेकिन आपका खर्चा हो गया 45 रुपये का। तो आपकी कमाई तो है 40, आपका खर्चा हो गया 45, इसका मतलब 5 रुपये जो है वो आपको कहीं से बोरो करने पड़ेंगे। सो फिस्कल डेफिसिट यही होता है कि आपकी जितनी रिवेन्यू रिसिप्ट है, जो नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट्स है, उसमें से अपने खर्चे को माइनस कर दीजिए तो आपको ये पता चलेगा कि कितनी बोरोइंग की रिक्वायरमेंट है। तो इसी तरीके से गवर्नमेंट डिसाइड करती है। अगर ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट होगा, इसका मतलब आपके पास बहुत कम पैसा है एंड आपको जो लोन लेने पड़ेंगे, लोन लेना होगा तो इंटरेस्ट रेट्स ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो फिस्कल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस मैनेजमेंट था, उन्होंने भी कहा था कि फिस्कल डेफिसिट को 3% तक रखना होगा। देन देखिए, एक मूव लिया गया है ताकि कॉरपोरेट्स को अलाउ किया जा सके एंड जो बैंक है वो अट्रैक्ट कर सके फ्लैग को। तो ये इंटरनल वर्किंग ग्रुप अभी हमने किया था मोहंती वाला। तो अब जो बड़े कॉरपोरेट सेक्टर्स है वो प्रोमोटर्स बनेंगे, ठीक है। अब उस टाइम मैंने आपको कहा था ध्यान रखिएगा, नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी आएगा तो इसके अंदर भी प्रोमोटर्स होने चाहिए, प्रोमोटिंग एंटिटीज़ होनी चाहिए। आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन एंड जो फॉर्मर डिप्यूटी गवर्नर विरल आचार्य है, इन्होंने इसको क्रिटिसाइज़ किया है। एंड उन्होंने कहा है कि अगर बैंक के प्रोमोटर्स भी वही होंगे तो एक बैलेंस जो है वो अचीव हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो उसको देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर तब तक काम नहीं करता है जब तक उसको प्रॉफिट ना दिखे। जो गवर्नमेंट बैंक्स होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो मेन कंसर्न यही है कि बड़े कॉरपोरेट सेक्टर्स को अलाउ कर देना, तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बन रहा है। एंड दिस इज़ द कनेक्टिव लेंडिंग। तो कनेक्टिव लेंडिंग क्या होती है, एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे जो प्रोमोटर होता है वो बोरोअर भी होता है एंड अपने जो डिपॉजिट्स है उनको चैनलाइज भी करता है। अभी जैसे आईसीआईसीआई बैंक हो गया, येस बैंक हो गया, डीएचएफएल हो गया, तो ये सब बैंक्स हो गए हैं, ठीक है। तो इनको कहते हैं सो कॉल्ड ओवर ग्रीनिंग ऑफ लोन्स। इसका मतलब ये है कि आपको एक लोन पे करने के लिए दूसरी जगह से क्या लेना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है। आज का लास्ट टॉपिक करेंगे, नहीं इसके बाद एक और है, पोलावरम प्रोजेक्ट। पोलावरम प्रोजेक्ट गोदावरी रिवर पर है। गोदावरी रिवर आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने इसे बनाया है, ठीक है। एंड इसको कंप्लीट करेंगे 2022 तक। इसके साथ 6 कॉन्सेप्ट्स और कंप्लीट करेंगे। एक तो वंशधारा फेज़ 2, वंशधारा नागावली लिंक, ओक टनल 2, वेलुगोंडा फेज़ 1, नेल्लोर एंड संगम बैरेजेस, ये और कंप्लीट करने हैं। पोलावरम प्रोजेक्ट जो है वो एक इंटर बेसिन ट्रांसफ़र है जहाँ पे कृष्णा रिवर के अंदर पानी पहुँचाया जाएगा राइट कैनाल के थ्रू।
इसका जो रिजर्वर होगा वो छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा के अंदर भी होगा। पानी की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा ये प्रोजेक्ट, इरिगेशन एंड हाइड्रो पावर की। इसको नेशनल स्टेटस 2014 में मिला था। अब एक मेगा फूड पार्क बनने जा रहा है पंजाब के अंदर, एंड ये मेगा मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इसको बनाएगी। तो यहाँ पर क्या होता है, फार्मर्स हो गए, प्रोसेसर्स हो गए, रिटेलर्स हो गए, वो सब मिलकर आते हैं, एंड एक बहुत अमाउंट के अंदर जो है वो फ़ायदा पहुँचाया जा सकता है फार्मर्स को। तो इसके अंदर फंड प्रोवाइड किया जाता है, 50 करोड़ रुपए दिए जाते हैं कि आप मेगा फूड पार्क बना लीजिए 50 एकड़ ज़मीन के अंदर। एंड एक स्पेशल पर्पस व्हीकल भी बनाया जाता है जो कि कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हो। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट को कोई अलग से स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाने की ज़रूरत नहीं होती। सो थैंक यू सो मच। आई नो वीडियोज़ जो है वो थोड़ी लेट आ रही हैं, एंड बिकॉज आई एम ऑल्सो स्टडिंग। तो आप भी थोड़ा बस ये विश्वास रखिए कि आपके जो सभी करंट अफेयर है वो कंप्लीट हो जाएंगे, जैसे कि मैंने आज तक भी कंप्लीट कराए हैं। तो इसके अभी हमारे पास 60 पेजेस और बाकी हैं, 60 पेजेस और करेंगे हम, एंड कोशिश करूँगी जल्दी से जल्द कंप्लीट हो जाए। ओके, सो इसके साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, एंड इफ़ यू वांट दिस पीडीएफ तो आप देख सकते हैं ईमेल आईडी पर, आप ईमेल कर दीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच।